जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे, यह एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है, चाहे आरपीएफ के लिए भी है, रेलवे का किसी भी विषय के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए है, ठीक है ना। तो यह टेस्ट सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज 23 है। चलते हैं। तो इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ जानना होगा। मेरा नाम है अजीत कुशवाहा और मैं इंडियन रेलवे में ड्यूटी करता हूं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर द्वारा, मतलब ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या किया जाता है। डीसी वोल्टेज को उच्चयन या अपचयन होता है, विद्युत उत्पादन होता है। एसी वोल्टेज को उच्चयन या अपचयन में होता है, एसी और डीसी को। तो देखिए, ट्रांसफार्मर होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है ना, वो याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर उच्च वोल्ट को ठीक है ना, निम्न वोल्ट में या निम्न वोल्ट को उच्च वोल्ट में परिवर्तित करता है। लेकिन वहीं पे डीसी को, मतलब ये एसी को, एसी उच्च एसी को ध्यान रखिएगा, जो है ट्रांसफार्मर उच्च एसी को मतलब कि निम्न एसी में बदलता है, निम्न एसी में बदलता है, उच्च को निम्न एसी में, ठीक ना, एसी में ही बदलता है। मतलब कि जो वोल्टेज है ना, उच्च वोल्टेज को निम्न में बदलता है, चाहे निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। लेकिन वहीं पे एक आप पढ़े होंगे डायोड। जो डायोड होता है, डायोड वह जो होता है एसी से डीसी में बदलता है, एसी से डीसी में बदलता है, ठीक है ना, और डीसी को एसी में बदलता है। याद रखिएगा ये। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लोग एक इन्वर्टर, ये क्या है, एक इन्वर्टर है जो बैटरी को, मतलब जैसे कि इन्वर्टर क्या है, एक चीज तरह से ट्रांसफार्मर है उसमें लगा हुआ। वो क्या करता है कि ट्रांसफार्मर को डीसी में बना, एसी को निम्न वोल्ट में दे करके वहां पे 12 वोल्ट बनाता है। और 12 वोल्ट एसी रहता है, तो उसको ये जो डायोड लगा करके, ट्रांसफार्मर डायोड लगा करके उसको डीसी में चेंज किया जाता है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है वह उच्च वोल्टता को निम्न वोल्ट में, ठीक है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको ये पूछता भी है और यह किसी भी क्वेश्चन में पूछ लेता है। यहाँ पे भी ये भी पूछता है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फ्यूज के तार का पदार्थ जो होता है उच्च प्रतिरोधकता का होना चाहिए, उच्च तन्यता का होना चाहिए, उच्च गलनांक का होना चाहिए, निम्न गलनांक का होना चाहिए। तो 2 का आंसर हो जाएगा डी, निम्न गलनांक का होना चाहिए, निम्न गलनांक का होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि विद्युत लैंप का फिलामेंट तंतु तांबे का बना होता है, लोहे का, शीशे का, टंगस्टन का। तो ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक। और बल्ब के अंदर में आर्गन गैस भरा जाता है, जिससे कि उसका तापमान बढ़ने पर भी कुछ ना हो उसको समस्या, ठीक। आप देखिए, परमाणु प्रभावी त्रिज्या है 10⁻6 मीटर होती है, 10⁻10 -10 मीटर होती है, 10⁻14 मीटर होती है, या 10⁻−15 मीटर होती है। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, 10⁻−10 मीटर होता है परमाणु का त्रिज्या। ओके। पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 2 आता है कि यूरेनियम काल निर्धारण से किया जाता है, कार्बन काल निर्धारण से किया जाता है, परमाणु घड़ी की सहायता से किया जाता है, जैव घड़ी की सहायता से। इसका जो होता है, पृथ्वी की जो आयु मापी जाती है वह मापी जाती है यूरेनियम काल निर्धारण से होता है। और किसी भी जीवाश्म का, याद रखिएगा यहाँ पे, जीवाश्म को अगर हम लोग उसका जैसे आयु का निर्धारण करते हैं, जीवाश्म के, खनिज का या जीवाश्म के आयु का, तो ठीक है ना। तो यह होता है कार्बन डेटिंग 14 से, कार्बन 14 C14, ठीक है ना। तो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। और पृथ्वी की आयु जो है यूरेनियम काल निर्धारण से किया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य से अधिक जो ऊर्जा उत्पन्न की प्रक्रिया क्या है, अत्यधिक ऊर्जा की प्रक्रिया का नाम बताइए। तो यहाँ पे हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, 100 से सूर्य है और संलयन। याद रखिएगा, यहाँ से 100 से सूर्य है और संलयन, तो इसका होता है नाभिकीय संलयन होता है। और इसी में एक और होता है हाइड्रोजन जो होता है, यह भी हाइड्रोजन बम है, वह भी इसी के माध्यम से होता है, नाभिकीय संलयन से। और विखंडन से परमाणु विखंडन होता है, ठीक है। परमाणु बम का विखंडन जो होता है, विखंडन के प्रक्रिया के अनुसार होता है। तो याद रखिएगा, सूर्य जो है नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्रक्रिया प्रदान करता है। दिया हुआ है कि सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकट तारे को प्रकाश तक आने में लगने वाला समय, मैंने सूर्य के अलावा जो भी है, कितना मिनट लगता है। तो इसका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, 4.2 वर्ष लगता है। नेक्स्ट है, वलय युक्त ग्रह का नाम बताइए। वलय युक्त ग्रह का नाम बताइए। तो मंगल है, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे, प्रकाश का पूर्ण रूप से सीधी रेखा में न चलना कहलाता है
ध्रुवण प्रकीर्णन ध्रुवण अपवर्तन विवर्तन, तो इसको कहते हैं सी कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं कि नौ का सी अपवर्तन। नेक्स्ट है सबसे अधिक ग्रहों वाला ग्रह जो है, देखिए ये हर समय बदलता रहता है, खोज जैसे जैसे होता है, तो सबसे ज्यादा बृहस्पति का होता है, ठीक है ना। इस समय सबसे ज्यादा बृहस्पति का है तत्काल में, ठीक। और इससे पहले भी शनि का था, तो याद रखिएगा शनि और बृहस्पति का हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। चलिए, हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देने का कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो भी इसमें दिया हुआ है, जैसे आप दिया ऑप्शन ए कि चंद्रमा अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी की चारों परिक्रमा के अवधि के बराबर होना, चंद्रमा का स्थिर होना, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा अवधि पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा अवधि के बराबर होना। जिस तरह पृथ्वी और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, चंद्रमा उस तरह नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ए हो जाएगा कि चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा की अवधि के बराबर होना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, स्वच्छ रात्रि में आंख से बिना किसी यंत्र की सहायता दिखाई पड़ने वाला तारों की संख्या कितनी है? तो इसको तो ये जो देखा गया है, मतलब कि उसका आंसर हो जाएगा 3000। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में बादल नीचे नहीं आते हैं। रेगिस्तान में बादल नीचे नहीं आते हैं कम दबाव के कारण, कम नमी के कारण, वायु की तेज गति के कारण, कम तापमान के कारण। तो 13 का आंसर हो जाएगा कम नमी के कारण रेगिस्तान में बादल नीचे नहीं आते हैं। ग्रहों के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा जो ग्रहों के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा ग्रह जो है, बड़ा मतलब कि चंद्रमा का मतलब कि उपग्रह कह रहा है, जिससे कि शनि का टाइटन चंद्रमा है, पृथ्वी बृहस्पति का गैनेमाइड है, और बृहस्पति का कैलिस्टो चंद्रमा है, शनि का रिया चंद्रमा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जो गैनेमाइड है, याद रखिएगा, जो सबसे बड़ी ग्रह है उसका एक चंद्रमा है, मतलब कि गैनीमाइड है, वह इस समय से सबसे बड़ा उसका उपग्रह है। जैसे हमारे पृथ्वी का, अपने पृथ्वी का चंद्रमा जो है, चंद्रमा है मतलब कि उपग्रह है चंद्रमा, उसी तरह से गैनीमाइड है बृहस्पति का। तो याद रखिएगा, इसको याद करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि सबसे बड़ा ग्रह जो है पृथ्वी है, बृहस्पति है, और उसी का जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमाइड, वह भी इस ब्रह्मांड में, मतलब हमारे जो सौरमंडल है उसमें सबसे बड़ा चंद्रमा है या उपग्रह है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, एसी को डीसी में परिवर्तन करने की युक्ति क्या है? एसी को डीसी में परिवर्तन की युक्ति को क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर, दिष्ट कार्य, प्रेरण कुंडली, डायनमो। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, दिष्ट कार्य होता है, इसको बोलते हैं डायोड बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह सबसे अधिक प्रभावमय प्रतीत होता है? तो शुक्र है, याद रखिएगा शुक्र है जो बहुत ज्यादा चमकता है। तो इसका आंसर सी होगा। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय यात्री का भार, अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय क्या होता है? भार। तो भार उसके द्रव्यमान के बराबर होता है, उसके द्रव्यमान से अधिक होता है, उसके द्रव्यमान से कम होता है, या शून्य होगा। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, शून्य होगा। नेक्स्ट है 18 हम लोग देखेंगे, वर्ण जो है रंग का संबंध है आयाम से, आवृत्ति से, गुणवत्ता से, वेग से। तो जो भी हमको वर्ण दिखाई दे रहा है तो इसका आंसर आवृत्ति से हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं? तो इसका देखिए तीन थे, मतलब कि पर्दे पर जो भी है 3 रंग होता है। तो इसका आंसर 19 का हो जाएगा सी, लाल और हरा नीला होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सदिश राशि सदिश नहीं है, याद रखिएगा नहीं है, यानी कि सदिश 3 है और उसके बाद से एक नहीं होगा। तो ऊर्जा हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, वेग हो गया। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ये ऊर्जा जो है सदिश नहीं है, ठीक है ना। वी से जो भी रहेगा अधिकांश तौर पे वी से, वह जो है सदिश राशि है। विद्युत ऊर्जा जो होता है वह अदिश राशि होती है, वह पूछता भी है। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडलीय दबाव, तूफान की भविष्यवाणी जब की जाती है जब वायुमंडलीय का जो दबाव है क्रमशः गिरता है, क्रमशः बढ़ता है, अचानक गिरता है, हमारे अचानक बढ़ता है, अचानक गिरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा डी, अचानक गिरता है। और धीरे धीरे जब उसका जो मापदापी होता है उसका धीरे धीरे ऊपर होगा तो मौसम साफ होता जाएगा, और अचानक से गिरेगा तो तूफान होगा, ठीक है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर किसकी विकिरण के प्रयुक्त होता है? क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? तो यह गामा किरण उत्सर्जित करता है। ओके, चलिए। प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग कम होता है, अधिक होता है, एक समान होता है, अनंत सीमित तक होता है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, एक समान होता है।
नेक्स्ट है जल के हिमीकरण। जल के हिमीकरण होने पर इसका तापमान कम होता है, अधिक होता है, परिवर्तित रहता है, घटता बढ़ता है। तो जब हिमीकरण होगा ना, जैसे कि किसी भी, अगर वह हिमीकरण हो चाहे किसी भी तरह से अपने परिवर्तन कर रहा है तो उसका जो तापमान है अपरिवर्तित रहता है उस समय। ठीक, बाद में चलकर उसका अंतर होगा लेकिन उस समय सेम रहता है। केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति अति परवलयीय, परवलयीय, दीर्घवृत्तीय, वृत्तीय है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, दीर्घवृत्तीय होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और देखेंगे हम लोग कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान में उच्च परिक्रमा कक्ष में से निम्न कक्ष में आने पर उसका वेग दिया है कि अंतरिक्ष यान में उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष के आने में उसका वेग क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दिया है कि अपूर्वानुमेय रूप से परिवर्तित हो जाता है। तो 26 का आंसर सी हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक, आगे देखिए कि हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं तत्व के समान ग्रह है कौन सा? तो उसका हो जाएगा, इसके समान है तो इसकी बहन नाम का एक आता है जिसको कहते हैं पृथ्वी की बहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, शुक्र। याद रखिएगा, शुक्र होगा। ठीक, उसके बाद से हम लोग देखेंगे आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस ग्रह की चट्टानों की संभावना जल पर तैरने की है? किस ग्रह की चट्टानों की संभावना जो है जल पर तैरने की है? तो मंगल ग्रह का, शुक्र का, शनि का, बृहस्पति का। तो 28 का आंसर सी हो जाएगा, शनि का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक समान घूर्णन अवधि व परिक्रमा अवधि खगोलीय पिंड चंद्रमा, बुध, शुक्र और यूरेनस है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, चंद्रमा। नेक्स्ट है धुलाई मशीन के कार्य करने का सिद्धांत है। धुलाई जो मशीन है तो अपकेंद्रीकरण क्या होता है? अपकेंद्रीकरण होता है। तो 30 का आंसर बी हो जाएगा। ओके, फिर दिया है 31 नंबर के कौन से ग्रहों में के ग्रह नहीं है? तो याद रखिएगा 8 ग्रह में से बुध इधर से और यूरेनस के बीच में जो है ना, यूरेनस के यस यूएन होता है, यस यूएन याद रखिएगा, नेपच्यून होता है और यूरेनस, यह जो है इधर से दूसरा और बाहरी साइड से दूसरा। ठीक ना, मतलब इधर से दूसरा और इधर से दूसरा, इन दोनों का उपग्रह नहीं है। नो नहीं, ये दोनों है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों अपने विपरीत घूमे, जैसे कि पृथ्वी, इसके बाद से ये बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया और बृहस्पति हो गया। तो जो पृथ्वी है अपने पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और यह जो है दोनों, यह जो यूरेनस है और यह शुक्र है, यह दोनों अपने पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। और ग्रह की यहाँ पे दे रहा है तो ग्रह जो है इन दोनों का ग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का ग्रह नहीं है। तो इसका आंसर 31 का बी होगा। नेक्स्ट है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। इसको हम क्रम में बता दे रहे हैं आपको और ये थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे पृथ्वी के जैसे कि हमारे सौर ग्रह है, मतलब यहाँ पे सूर्य को अगर लिख लेते हैं, सूर्य को, ठीक है, सूर्य है और ये मान कर चलिए सूर्य है और पृथ्वी देखिए बुध हो गया, यह जो है इससे थोड़ा सा बड़ा है शुक्र, इससे थोड़ा सा बड़ा है मंगल, थोड़ा सा छोटा है मंगल है, उसके बाद सबसे बड़ा जो है बुध बृहस्पति है, उसके बाद से बृहस्पति हो गया, उसके बाद से शनि और अरुण और वरुण। याद रखिएगा इसमें से 8 है ग्रह, जो है ग्रह हमारे सौरमंडल में कितना है? तो 8 है। और यहाँ से इधर साइड में जाएंगे तो इसको बाह्य अंतरिक्ष बाह्य ग्रह बोलेंगे और यहाँ से जो इधर जाएंगे तो आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ठीक है, यह है बुध, इसको रखिएगा, बुध है, याद रखिएगा बुध, ये हो जाएगा शुक्र, ठीक है, यह है पृथ्वी, ठीक, यह है मंगल और यह बृहस्पति, यह हो जाएगा शनि, यह हो जाएगा अरुण और वरुण। यह है आपका, याद रखिएगा ये सब अरुण और वरुण। ठीक, अब इसको कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, तो इसको याद रखिएगा, इसको जुपिटर बोलते हैं तो जे से, इसको यस यू,
यस यू यन रखिएगा। जैसे कि अरुण और वरुण में, जैसे कि यूरेनस और नेपच्यून में कंफ्यूजन होने लगता है, तो इसको याद रखिएगा, जे यस यू यन, जे यस यू यन, सन से स से शनि, यूरेनस है ये, यूरेनस और नेपच्यून याद रखिएगा। इंग्लिश में इसका नाम है यूरेनस, इसका नेपच्यून। तो यह इस तरह से रहता है। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये और यह जो यूरेनस है, इन दोनों अपने, जैसे पृथ्वी जिस तरह से चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है पृथ्वी, तो यह दोनों है पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। यह जो शुक्र है और यूरेनस है, और दोनों ग्रह जो है इन दोनों का नहीं है, ठीक, इन दोनों का ग्रह नहीं है, ग्रह नहीं है, तो याद रखिएगा। और पृथ्वी का ग्रह है, एक उपग्रह है, मतलब कि उपग्रह है चंद्रमा, फोबोस और डिमोस है मंगल का, जुपिटर का गैनीमेड सबसे है बड़ा है, और उसके बाद शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक। इनका कलर भी होता है, लेकिन ये चमकीला ग्रह है, ये पृथ्वी नीला ग्रह है, ठीक है ना। जुपिटर को पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे ही इनका नाम भी है, डिटेल में हम इसको समझाए हुए हैं, जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि सब, ये क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सबसे निकटतम ग्रह देखिए यहाँ से नजदीक में बुध है। और एक चीज पूछता है और है कि देखिए इन लोगों का क्रम क्या है, तो देखिए सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा है 1 नंबर पे, इसको रखिएगा बृहस्पति को, 1 नंबर पे बृहस्पति को रखिए, हम लिख दे रहे हैं इस पे, 1 नंबर सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद से शनि है, उसके बाद से तीसरे नंबर पे अरुण है, चौथे नंबर पे वरुण है, उसके बाद से यह जो 5वें नंबर पे पृथ्वी है, उसके बाद से मंगल है, मंगल 6 नंबर पे, 7 नंबर पे यह शुक्र है, और 8वें नंबर पर बुध है। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वह जुपिटर या बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह है वह बुध है। तो ये आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इसको विशेष तौर पे हम लोग पढ़ाए हुए हैं, एक जाएंगे प्ले लिस्ट में, भूगोल के प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पे हम इसको डिटेल पढ़ाए हुए हैं, ठीक। चलिए, जिस मंदाकिनी में सौरमंडल है उसका नाम है एंड्रोमेडा, जिस मंदाकिनी गैलेक्सी में है सौरमंडल है उसका नाम एंड्रोमेटा है, आकाशगंगा है, रेडियो मंदाकिनी है, मैजेलेनी मंदाकिनी है। तो अपने जो हम लोग जिस ग्रह में रह रहे हैं, इसका मिल्की वे है, आकाशगंगा मतलब कि मिल्की वे, तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, मिल्की वे बोलते हैं। नेक्स्ट है, खगोलीय दूरी मापा जाता है, मतलब मात्रक है खगोलीय दूरी का, तो दूरी का प्रकाश वर्ष होता है, तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, सूर्य से ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया क्या है, तो देखिए सूर्य में ऊर्जा का जनन की प्रक्रिया क्या है, यूरेनियम का विखंडन है, हीलियम का संलयन है, हाइड्रोजन का संलयन है। तो संलयन देखिए इन दोनों में उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं का संयोजन है, तो 35 का आंसर बी हो जाएगा, हीलियम का जो है संलयन होता है, ठीक है। और विखंडन जो होता है वह परमाणु विखंडन होता है, परमाणु बम का होता है, याद रखिएगा इसको। 36 क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर के में विमंदक का कार्य, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदन का कार्य मतलब कि उसको रोकने का, कम करने का कार्य कौन सा करता है, तो 36 का आंसर बी होगा, द्वितीय का न्यूट्रॉनों को धीमा करना। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन लाल काल निर्धारण करने के लिए, रेडियो कार्बन काल निर्धारण के तकनीक का किसके लिए होता है, तो जीवाश्म के होता है, तो 37 का सी होगा जीवाश्म के लिए। और वहीं पे पृथ्वी की आयु मापने के लिए यूरेनियम कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। और जीवाश्म की आयु निर्धारण हेतु रेडियो कार्बन का प्रयोग किया जाता है। रेडियो समस्थानिक आइसोटोप है, 38 का ए हो जाएगा। जो विघटन नाभिक होते हैं, जो विघटन नाभिक होते हैं, एक भारी नाभिक न्यूक्लियस के ताक्षणिक विघटन की परिघटना, इसमें से क्या हो जाएगा, एक भारी नाभिकीय न्यूक्लियस के ताक्षणिक विघटन का परिघटना क्या है, तो 39 का ए हो जाएगा, विघटनाभिक कहलाती है। आगे हम लोग देखेंगे परमाणु के नाभिक, न्यूक्लियस में नाभिक में क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा, इसको हम लोग कई बार भी पढ़ाए हुए हैं, आज भी समझा दे रहे हैं कि प्रोटॉन होता है नाभिक के अंदर में, और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इनका नाम से भी समझिए। और बाहरी कक्ष में जो चलता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब रही बात कि यह निगेटिव होता है, यह जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव होता है, और यह न पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जो रहता है न पॉजिटिव होता है न निगेटिव होता है, यह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। आगे हम लोग इस चीज को देखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें होगा परमाणु के अंदर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
तो 40 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कहलाती है। तो देखिए डायनमो जो है, डायनमो और विद्युत मोटर में थोड़ा सा अंतर है। यह जो है यंत्र है, एक यंत्र है, यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और विद्युत मोटर जो है वह विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तन करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत में है, तो याद रखिएगा इसका आंसर सी हो जाएगा। यांत्रिक है तो डायनामो एक यंत्र है, और वह उसको चलाने पर हम लोग विद्युत ऊर्जा परिवर्तन करते हैं, तो इसका आंसर इसीलिए सी होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर हेतु आईसी जो चिप सामान्यतः किसका होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है जिससे आईसी चिप बनाया जाता है। तो 42 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई मापने का तो फायदा मापी के द्वारा मापा जाता है, तो इसका समुद्र का गहराई जो मापा जाता है फायदा मापी से मापा जाता है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, मैक संख्या का संबंध है। मैक संख्या जो वायुयान जो चलाते हैं वो देखते हैं, उसी से एक संख्या होता है, इसका आंसर सी होगा। वायुयान में की वेग से संबंधित होता है मैक संख्या। दिया है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का स्वर तीक्ष्ण होने का कारण क्या है। जैसे पुरुष का जो आवाज होता है वह मोटा होता है, और पत्नियों का आवाज होता है जो पतला होता है। तो किस चीज का, यानी कोई चीज आवृत्ति जो होता है, मैंने आवृत्ति या आयाम मैंने किसी उच्च होता है, तो देखिए क्या होगा, इसका आंसर 45 का हो जाएगा ए। उच्च आवृत्ति होती है। जैसे स्त्रियों का जो स्वर होता है इसमें आवृत्ति उच्च होती है, और पुरुषों में आवृत्ति कम होता है। आयाम भी होता है, इसी में अंतर करके दिया है। 46 के कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र की दृष्टि पर नेत्रा का, तो यानी लेंस है, फिल्म है, दरावट है, शटर है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, 46 का आंसर बी हो जाएगा, फिल्म। ठीक है, जो कैमरे का कौन सा भाग, मतलब जो फिल्म है वह मानव नेत्र के दृष्टिपटल या रेटिना के सदृश, मतलब उसी तरह से कार्य करता है। दिया है कि इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल के वर्तमान जल की बूंदों का प्रकाश परिप्रेक्षण है, प्रकीर्णन है, पूर्व आंतरिक परावर्तन है। परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही है, तो 47 का आंसर हो जाएगा डी। परिक्षेपण व पूर्व आंतरिक परावर्तन दोनों होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट जो भाग है ना, वो जो किरीट भाग दिखाई देता है। जैसे देखिए जो सूर्य है, मान के चलिए सूर्य है ना, तो बीच में आपको दिखा दे रहे हैं, यह जो है ये बाहरी भाग ना चमकेगा, और अंदर का भाग मतलब इसे रहता है, ठीक है ना, तो बाहरी भाग चमकेगा, तो इसी को बोलते हैं किरीट बोलते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उबलते यानी खौलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक झुलस होती है, तो क्या होता है कि इसमें गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण से, तो इसका आंसर 49 का सी हो जाएगा। उबलते पानी की अपेक्षा भाप में अधिक ऊर्जा होती है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है कि ताप अस्थायी यानी कि थर्मोस्टेट एक युक्ति है, जो थर्मोस्टेट किसको बोलते हैं, जो थर्मामीटर हम अपने शरीर को मापते हैं उष्मा के लिए, तो उसी को बोलते हैं थर्मोस्टेट। तो 50 का आंसर हो जाएगा सी। ताप नियमन हेतु प्रयुक्त होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रेस करती है तो किस चीज का मतलब कौन सा चीज अपरिवर्तित रहता है, तो उसका आवृत्ति जो है आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। याद रखिएगा, जब अब किसी माध्यम से यानी कि सरल माध्यम जैसे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, चाहे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, तो वह आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल से नीचे डूबता है तो उसका उत्प्लावन बल बढ़ता है घटता है, फिर घटता है बढ़ता है, या फिर एक समान रहता है। तो 52 का आंसर हो जाएगा डी, एक समान रहता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का अधिकतम भार वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा, निर्वात में होगा, तो इसका अधिकतम भार किस में होगा, तो 53 का आंसर डी हो जाएगा, निर्वात में होगा। नेक्स्ट है 54 का आंसर देखिएगा, 54 क्या है, तो 54 देखेंगे, किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो देखिए मान कर चलिए किसी भी पिंड का अगर मान लीजिए 1/2 mv² होता है, याद रखिएगा इसको, गतिज ऊर्जा को वेग जो होता है, गतिज ऊर्जा का जो वेग होता है मतलब कि सूत्र होता है 1/2 mv²। अगर मान लीजिए यहाँ पे यम को 1 है, मतलब इसमें 1 है और भी है, मान कर चलिए 2 है, ठीक। अब उसके बाद से इसको मान कर चलिए, तो पहला वाला है, दूसरे बार अगर इसको दोगुना करते इसको करता है तो वेग को, तो वेग को अगर हम दोगुना कर दें तो यह 4 हो जाएगा, इसका दोगुना 4। अब इस पे हम रख लेंगे तो 1/2
देखिए वो इसको रखेंगे 1/2 mv स्क्वायर, तो इसको मान हम रखेंगे पहले वाला, इन दोनों को पहले रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे 1 और इसका 2 का पावर यानी कि 4, तो इससे कटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा कितना हो गया पहली बार मिला 2। जब उसका दोगुना हम करेंगे, इसको जब बढ़ाएंगे तब क्या होगा 1/2 m हमारा तो सेम है, m से तो कोई मतलब है नहीं, तो सेम m हो गया और इसका 2 की जगह पर 4 हो गया, यानी 4 चौका 16 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 16 हो जाएगा ना, तो 1/2 mv का भी का मतलब कितना है, तो ये 16 हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 का कितना हो जाएगा 16, ये गुणा हो जाएगा तो इससे कटेगा तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि ये हट जाएगा 1 मान का चलिए इसको, तो कितना हो जाएगा गतिज ऊर्जा दूसरी बार 8 हो जाएगा, पहली बार इतना, तो इसका कितना गुना है, तो 4 गुना है, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर 54 का सी होगा। नेक्स्ट है भू स्थिर या तुलांकी उपग्रह के घूर्णन का अवधकाल होता है 24 घंटे में 30 दिन 365 दिन निरंतर परिवर्तनशील, तो 55 का आंसर ए होगा 24 घंटा। नेक्स्ट है नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 56 क्वेश्चन पढ़े। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, चलिए।